क्लास कब स्टार्ट होगी? गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, अभी कोई कह रहा था क्लास कब स्टार्ट होगी। मैं भी यही वेट कर रहा था कि कब स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, आज भी कम स्टूडेंट्स, अराउंड 33 स्टूडेंट्स हैं। कहाँ हैं भाई स्टूडेंट्स? हाँ जी, सर बाकी सारी स्टूडेंट्स क्लासेस कहाँ हैं में भाई? होते हैं सर, सभी क्लासेस में कम होते हैं। सभी क्लासेस में कम होते हैं। सर आपकी क्लास में तो कुछ ज्यादा ही कम है, वैसे दिवेश मैम की क्लास में 55 अप्रोक्स स्टूडेंट्स होते हैं। क्यों भाई, ये मेरे क्लास में इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं फिर आज? क्या सिलेबस पूरा हो गया इसलिए नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी गर्ल्स, हेलो, आवाज आ रही है ना? जी हाँ जी सर। सर, आवाज आ रही है। सिलेबस पूरा हो गया इसलिए नहीं आ रहा है या वैसे ही कोई और भी वजह है, या टाइमिंग का कोई और वजह है? सर मे बी आप इतना लंबा पढ़ाते हैं इसलिए। अच्छा, ये भी वजह है। ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है भाई? कैश मैनेजमेंट क्या होता है? सर फर्म की कैश को मैनेज करना। फर्म की कैश को मैनेज करना, वो तो है ही। मतलब उसको कैसे मैनेज करना? सर उसको कहाँ अगर इन्वेस्ट करना सर है कहाँ कैश को या मतलब फिर इन्वेस्ट करना है। हाँ, और कहाँ कहाँ पे कैरी इन्वेस्ट करना करना? है, बैंक में कितना रखना है, हैंड कितना रखना ओके, यस। बैंक में कितना रखा होना चाहिए, हैंड में हाँ, कितना होना और चाहिए? हमें हाँ सर फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है कैश को, करेंट एसेट्स में कितना कैश को इन्वेस्ट करना है। हम्म। ओके, तो अगर हम जब बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो आपका कैश मैनेजमेंट ऑफ कैश या कैश मैनेजमेंट होता है, वो क्या होता है बेसिकली आपका कि भाई आपने अपने जो फर्म है उसके अंदर आपने ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना है। यानी कि ना आपके पास, जो आपने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, बेसिकली जो आपने वर्किंग कैपिटल टॉपिक हमने पढ़ा था, उसी के बेसिस पे अगर हम कहें कि भाई आपका ना तो आपका अत्यधिक मात्रा में हो, ठीक है, ना ही आपके पास एक्सेस में हो और ना ही आपके पास कम हो। क्योंकि आपका अगर अत्यधिक मात्रा में होगा तो वो आइडल पड़ा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा। क्योंकि आपको पता है कैश अपने में, अगर आपके पास कैश पड़ा है, चाहे वो कितना भी कैश पड़ा हो, वो अपने आप को ही आपको रिटर्न नहीं देता। जब तक कि आप उसे अगर बैंक में डालते हो तो आपसे बैंक में रिटर्न मिलेगा, ठीक है, अगर आप उसे कहीं इन्वेस्ट करते हो तब आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कैश पड़ा है, चाहे वो कितना भी कैश हो, वो आपका बेकार पड़ा है, वो कैश अपने में कोई इनकम जनरेट नहीं करता, ठीक है। कैश को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, उसे कहीं कोई चीज खरीदोगे या कहीं आप उसे बैंक में रखोगे, तब वो कहीं जाके आपको कुछ रिटर्न देगा। अपने आप से जो कैश है वो कोई भी रिटर्न नहीं देता, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि भाई आप ना तो ज्यादा मात्रा में रखो ना ही कम मात्रा में रखो, आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस आपने मेंटेन करना है, ठीक है। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि वो जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस है वो कम से कम हो। एक तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस आपका डिसाइड हो गया कि भाई ये है, तो आप वो रखते हो कि भाई ऑप्टिमम कैश बैलेंस आप ये रखो, लेकिन आप कोशिश ये करते हो कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस भी आपका कम से कम ही हो, कि भाई आपका जो कैश बैलेंस हो वो कम हो, ठीक है, कि भाई हमें सफिशिएंट हमारे पास कैश हो, ठीक है, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम एक्वायर कर सकें, उसमें इन्वेस्ट कर सकें, कोई भी लाइबिलिटी हम पे कर सकें, और इतना भी ना हो कि हमारे पास वो कैश जो है बिना किसी रिटर्न के हमारे पास पड़ा हो, ठीक है। बेसिकली हमें यही चीज मैनेज करनी होती है और यही इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है, द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश इंक्लूड्स
determination of optimum amount of cash required in the business, keep the cash balance at optimum level and investment of surplus cash in profitable manner, और प्रॉम्प्ट कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स या जिसे हम क्या कहते हैं डेटर्स। ठीक है, डेटर्स से भी हमारा जो कैश है वो हमारा टाइमली हम कलेक्ट कर सके। ठीक है, इस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है कि हम डेटर से फटाफट अपना कैश जो है किसी भी तरीके से अपना जो कैश है वो ले लें, वहां से कलेक्ट कर लें, और लाइबिलिटीज की यानी कि जो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करनी है वो बिल्कुल ही लास्ट डेट में, यानी कि ऐसा भी ना हो कि भाई हम उसकी लास्ट डेट को भी हम हमारे ड्यू हो जाए और उसके बाद भी हम पे ना कर पाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब हम उसको लाइबिलिटीज को जितना हम डिले कर सकते हैं उतना करें, और उसको बिल्कुल टाइम पे हम जब उसका टाइम आए, एग्जैक्ट ड्यू डेट आए, तब हम पे करें, ताकि उस टाइम पीरियड तक हम अपने पास कैश रख सकें। ठीक है, और हम अपना जो कलेक्शन है, जो डेट से कलेक्ट करना है, वो हम जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि उस कलेक्ट किए हुए पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट करें और रिटर्न कमा सकें। तो इस तरीके से हमने कैश को मैनेज करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, बेसिकली आपके 4 मोटिव्स होते हैं कैश होल्ड करने के। ये आपके 2 मार्क्स में अगर हो सकता है पूछे जा सकते हैं कि भाई ये मोटिव्स कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है कि भाई आपको पता होता है कि भाई आपकी जो कोई आपकी कैश रिसिप्ट है, कोई आपकी कैश पेमेंट है, यानी कि आपने कुछ परचेज करना है, आपने कोई रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, या और किसी एक्सपेंसेस की आपने पेमेंट करनी है, तो उन सब की आपका आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है उससे आपका। और कैश रिसिप्ट से आपका क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है, यानी कि आपका कोई सेल किया आपने, कोई अपना गुड्स जो है, और कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी, वहां से आपके पास कुछ कैश इनफ्लो आ गया, या और कहीं अदर सोर्सेज से अदर इनकम आ गई आपके पास, तो वो सारी आपकी क्या है, कैश रिसिप्ट हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पास जो आपने ट्रांजेक्शन ये की है, कई बार आपके पास कैश आउटफ्लो ज्यादा हो जाए कैश इनफ्लो से। ठीक है, यानी कि आपको कैश की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास कैश इनफ्लो ज्यादा होता है कैश आउटफ्लो से, तो हमारे पास सरप्लस में कैश बच जाता है। यानी कि ये हमारा एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता कि भाई हमारे पास कैश इनफ्लो ज्यादा होगा कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा। तो हमें इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल्स के पेमेंट करने के लिए, तो हमें कुछ जो कैश है अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, कि भाई हमें ये सारी जो डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है, या और हमें परचेज करना है। ठीक है, तो इनके लिए हमें अपने पास रखना पड़ता है कैश। दूसरा आता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है भाई, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है कि भाई आपके पास कोई भी आपका इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, प्रिकॉशन के तौर पे कोई भी इमरजेंसी आपकी आ सकती है। तो मान लीजिए कोई स्ट्राइक हो गई कंपनी में, कोई स्लो डाउन आ गया, लॉकडाउन हो गया, या और कोई इसी तरीके का कोई और फ्लड फायर या और कोई ऐसी हादसा हो गया कंपनी में जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो गया या बंद करनी पड़ गई, या और भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसके लिए भी हमें अपने पास कुछ ना कुछ कैश जो है वो रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कैश हमें मेंटेन रखना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, और उसके बाद थर्ड आपका आता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है भाई, हाँ जी गर्ल्स, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? सर बुक में तो सट्टा लिखा हुआ है, लॉटरी वगैरह जो होती है, जो जो अदर सोर्सेज में आती है। हाँ जी, जो आपने जो कहा ना कि भाई लॉटरी या सट्टा, या एक तरह से जिसमें क्या है आपका गेन भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है, यानी कि रिस्क भी है और हाई रिस्क हाई रिटर्न हो सकता है आपका। कि भाई अगर रिस्क हम ले रहे हैं, यानी कि कोई अगर हमें लगता है कि एक तरह से हम सट्टा खेल रहे हैं, या एक तरह से हम यहाँ पे हमें लगता है कि भाई मार्केट में इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, ये जो हमारा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है, तो हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए, हो सकता है हमें फ्यूचर में इससे
काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाए, तो उस बेनिफिट्स को भी कैप्चर करने के लिए भी हमें स्पेक्यूलेशन के लिए भी, स्पेक्यूलेटरी पर्पस के लिए भी हमें कुछ कैश जो है मेंटेन रखना चाहिए। यानी कि ये भी एक मोटिव होता है कैश मेंटेन रखने का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट क्या आता है आपका, कंपनसेटरी मोटिव। कंपनसेटरी मोटिव का क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, कुछ कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ जो सर्विसेज होती हैं बैंकिंग की, वो हमारे पास बैंकिंग की लगा लीजिए या और किसी कंपनीज की, इंश्योरेंस की या कोई और आपकी, तो वो क्या होते हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ आपका मिनिमम जो है बैलेंस वो कहते हैं कि रखना पड़ेगा आपको, तब हम आपको एक्स्ट्रा लॉकर की फैसिलिटीज देंगे। ठीक है, या हम और कोई आपकी इंश्योरेंस की आपको वो मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपका वो क्या कहते हैं ना कि भाई एक आपको कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ेगी कि भाई ताकि बैंक को भी कुछ फायदा हो। अगर बैंक कहता है कि भाई आपने मिनिमम जो है कंपनी मिनिमम आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपए रखने ही रखने होंगे, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है तो आपको ये लॉकर फैसिलिटीज, ये आपके अदर ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट या और अलग तरह की जो भी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड कराता है वो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है 10,000 रुपए दे देते हैं, इससे हमें अदर फैसिलिटीज भी मिलती रहेंगी। तो यही सारी यानी कि 10,000 रुपए भी एक तरह से क्या है आप कंपनसेट कर रहे हो। ठीक है, कि भाई वो 10,000 कोई बात नहीं, वो 10,000 की बजाय हमें ये सर्विसेज तो मिल रही हैं। ठीक है, तो हालांकि वो 10,000 से आप कोई रिटर्न वैसे नहीं कमा रहे हो, लेकिन वो कंपनसेशन आपको देना पड़ रहा है कि हमें अदर सर्विसेज उसकी वजह से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है आपका कंपनसेटरी मोटिव, ये आपका है कि उसके लिए भी हमें कई बार कैश रखना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई आपका, क्या ऑब्जेक्टिव होता है भाई कैश मैनेजमेंट का? सर एक तो ऑप्टिमम कैश रखना। हाँ जी, और टू कीप द ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट एट मिनिमम लेवल। यानी कि ये दो आपके होते हैं, एक तो मिनिमम कैश ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना, यानी कि ना ज्यादा कम और ना ही एक्सेस में रखना। ठीक है, तो वो वही पॉइंट है टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कि भाई आपको इतना कैश रखना चाहिए, ऑप्टिमम कैश रखना चाहिए कि आपका जो कैश है वो आइडल भी ना रहे, यानी कि ऐसा भी ना हो क्योंकि आपका कैश जो है वो कोई भी आपने में कोई रिटर्न नहीं देता है तो वो आइडल पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, उससे कोई रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि हमारे पास हाँ शॉर्टेज हो जाए कैश की, हम कोई भी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट ना कर पाए, उसको एक्वायर ना कर पाए, या हम अपनी जो लाइबिलिटीज की पेमेंट है उसको टाइम पर ना कर पाए। तो इस तरीके से हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए हमें रखना चाहिए कि हमारे पास कैश इतना हो कि हमारी लाइबिलिटीज की पेमेंट हम कर सकें, हम टाइमली अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकें, कोई और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, हाँ जी, तो यही आपको बताया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ एडुकेट कैश का, जो हम पढ़ चुके हैं वर्किंग कैपिटल में भी। ठीक है, नेक्स्ट, टू कीप द ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट एट लो और मिनिमम लेवल। ठीक है, द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट because cash is a non-earning asset. This objective is achieved by managing the cash flows in such a manner that cash is collected promptly and liabilities are paid in time. यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि आपके जो डेटर्स हैं उनसे आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कलेक्ट कर लें, और जो आपकी लाइबिलिटीज हैं उनसे आप क्या करें, बिल्कुल टाइम पे उनकी लास्ट डेट पे या उनकी लास्ट डेट से एक दो दिन पहले कि उनकी जो डेडलाइन है उससे पहले आप उनको पेमेंट करें, और आप जो है क्या कहते हैं डेटर्स से जल्दी आप अपने पैसे लें ताकि आप उनसे और इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश नीड्स और लेवल ऑफ कैश।
हाँ जी, क्या क्या फैक्टर्स होंगे भाई? सर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैसे? सर अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो फर्म को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इसके लिए फर्म को अपने पास इतना कैश रखना चाहिए कि कोई भी अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो उससे फर्म को कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, हाँ जी, और कोई? एक एक पॉइंट बोलते जाइए, जिसके भी दिमाग में कोई भी पॉइंट है। हाँ जी गर्ल्स, बोलिए। किसी के दिमाग में कोई पॉइंट नहीं है भाई? आप लोगों ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो पढ़ा था ना? यस सर। हाँ जी सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना? यस सर। हाँ, तो यस सर। तो उसी उसी की तरह सिमिलर सिमिलर सा है ये। सर कुछ पॉइंट्स तो सेम ही है। हाँ, वही सेम ही हाँ पॉइंट सुनना चाहता हूँ मैं, ये देखना चाहता हूँ कि आपको कितने याद हैं पॉइंट्स। सर, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ शिवांगी नहीं पढ़ा है क्या भाई? हाँ जी, मोनिका, आवाज आ रही है? सर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ओके। और कौन है यहाँ पे? सपना भारती, सपना आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सपना। यस सर, इसमें हो सकता है जैसे कि फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं हमारे कैश मैनेजमेंट को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? जैसे क्वालिटी वर्कर्स की, अगर वर्कर अच्छी तरीके से काम करते हैं तो जो भी हमारे ऑप्टिमम उनका ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं जितने भी गुड्स वगैरह हैं। ओके, पर यहाँ पे आगे और सर क्वालिटेटिव हो गया, और क्वांटिटेटिव में कि अगर वो अच्छे से वर्क करेंगे तो इस हिसाब से हम उन्हें ऑप्टिमम सैलरी भी दे सकते हैं, तो वर्क कैश भी थोड़ा बच सकता है। अच्छा, तो उनको सैलरी देंगे तो कैश बच कैसे जाएगा? जैसे अगर वो अच्छे से वर्क करेंगे तो ज्यादा वर्कर रखने की भी जरूरत नहीं होगी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो और? हाँ जी, और कोई? हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी, सबसे पहला क्या है आपका? फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग द कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या है? टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज का यहाँ पे मतलब क्या है? एक तरह से कि आपका जो आपका रिसीवेबल साइकिल होता है, ठीक है, कि भाई आपने जब प्रोडक्शन साइकिल से आपके पास आपने जो पैसा लगा के रॉ मटेरियल खरीदे और उसके बाद सारा सब कुछ करने के बाद बेचने के बाद एक्चुअल में आपके पास पैसा कब आया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? द नीड फॉर मेंटेनिंग कैश बैलेंस अराइजेस बिकॉज द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, यानी कि आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा और जो सारा प्रोसेसिंग में डाला, तो आपने तो उसी वक्त आपका कैश आउटफ्लो हो गया, लेकिन आपके पास कैश आया कब? जब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन के डेटर्स के जरिए आपका सेल हुआ, उसके बाद जब डेटर्स ने अपने पैसे दिया, आपको पैसे दिए, तब जब आके कैश इनफ्लो हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ कैश इनफ्लोज परफेक्टली मैचेस आउट कैश आउटफ्लो, if they take place at same time there would be no need for keeping cash balance.
Need for keeping cash balance arises when cash outflows exceed cash inflows. Therefore, the need for cash can be determined by forecasting cash inflows and cash outflows. Forecast is done through cash budget. The method of preparing a cash budget is discussed later. Okay. Cash shortage cost कैसे भाई कैश शॉर्टेज कॉस्ट कैसे हो जाएगी cash budget could reveal the quantum as well as periods of cash shortage. Every shortage of cash involves a cost depending upon the quantum and duration of shortfall. Costs incurred as a result of shortfall of cash are called cash shortage costs. Example of cash shortage costs are transaction costs relating to raising cash to tide over the shortage, such as brokerage for the sale of marketable securities, borrowing costs like interest for borrowing to cover the shortage, penal interest charged by bank due to shortfall in compensating or minimum balances in the bank, costs due to deterioration of credit rating like shortage in the supply of raw material, less favorable terms offered by suppliers and so on. ठीक है कैश एक्सेस कॉस्ट कौन सी होगी भाई यानी कि आपके पास ज्यादा अमाउंट में कैश है तो क्या क्या आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं या कॉस्ट उठानी पड़ सकती है सर हम मतलब कहीं और इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न नहीं अर्न कर सकते ओके और सर इन्वेस्ट करके जो भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो नहीं मतलब ले पाएंगे ना क्योंकि कैश पड़ रहा है घर पे वेस्ट तो ये शिवांगी ने क्या बोला था भाई यही बोला था हाँ तो वही बोल के रिपीट कर रहे हो हाँ जी एज अ रिजल्ट इट विल लूज इंटरेस्ट विच इट वुड अदरवाइज हैव अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग excess cash elsewhere. This factor should be considered in determining the level of cash and therefore the level of cash should not be determined in excess. Cash management cost क्या क्या होगी Cash management also involves some costs such as salary, clerical expenses, etc. of cash management staff. Cash need should be determined after considering this factor also. Uncertainty वो आपने बता ही दिया था पहले फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो इन इमरजेंट सिचुएशंस ये भी आपका मिनिमम कैश बैलेंस या कैश बैलेंस रखने में आपका अफेक्ट करेगा कैसे कि अगर आपकी फर्म की जो क्रेडिट स्टैंडिंग है क्रेडिट वर्दीनेस है वो अच्छी है और रेपुटेशन अच्छी है आपकी मार्केट में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में तो वो आपका क्या होगा आपको आसानी से आपको पता है कि भाई हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमें आसानी से कैश मिल जाएगा लोन मिल जाएगा या हमें पैसे हमारे पास दिक्कत नहीं है तो वो अपने पास मिनिमम कैश बैलेंस रखेंगे ठीक है जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट होगी वो इमरजेंसी सिचुएशन में उनको वहीं से पैसे मिल जाएंगे ठीक है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट हाँ जी एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट कौन बताएगा शिवांगी के अलावा सर मैं हाँ जी गर्ल्स एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट कैसे अफेक्ट करेगा लेवल ऑफ कैश बैलेंस को मुझे लगता है मैं एक ही लड़की को पढ़ा रहा हूं हाँ जी गर्ल्स तनु तनु कौन है तनु 135 आवाज आ रही है ओके यहाँ पे और कौन है यहाँ पे शिवानी सूर्या शिवानी हाँ जी सर आवाज
हाँ जी शिवानी। में एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट में ये आता है, जो मैनेजर होता है अपनी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय ना लिक्विडिटी पे बहुत मतलब ध्यान देता है, जिससे कि उसका कैश का लेवल हाई हो जाता है। और हाँ और पता नहीं सर। हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में क्या अंतर है, कौन बताएगा शिवांगी के अलावा? हाँ जी, यहाँ पे कौन है? अंजू, अंजू अग्रवाल, अंजू अग्रवाल। अंजू आवाज आ रही है? अच्छा भाई माइक प्रॉब्लम कर रहा है, ओके। और कौन है फिर यहाँ पे जो दिखते नहीं है स्टूडेंट्स उनमें से? कोमल, कोमल मिश्रा, कोमल आवाज आ रही है? सर हाँ जी, सर प्रॉफिटेबिलिटी की जगह लिक्विडिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो जो कैश होता है उसका वो हाई हो जाता है, नहीं तो अगर लिक्विडिटी कम होती है और प्रॉफिटेबिलिटी अधिक ज्यादा हो जाती है तो कैश का जो स्तर है वो नीचे हो जाता है। हम्म। और अगर हम कहें ये जो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी होती क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर हम कहें कि भाई आपका प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी कम है, तो इसका मतलब क्या है? सर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और सर दोनों को मैनेज करना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को, जो यूज होती है मैनेजमेंट में। हाँ हाँ वो ठीक है भावना, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कहता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी फर्म जो है वो प्रॉफिटेबल है लेकिन आपकी फर्म में लिक्विडिटी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? सर मतलब कैश का यूज सही से नहीं हो रहा। अच्छा, कैश का यूज सही से नहीं हो रहा, ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा? सर इसका हाँ जी मतलब ये है कि बोलिए। एट द टाइम अगर हमें कैश चाहिए तो हम कैश कहीं से भी मैनेज नहीं कर सकते, अच्छा, कहीं से भी कैश, जैसे। कैश हम कहीं से मैच नहीं कर सकते, ओके। तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा का क्या मतलब है? ये तो आपने वो बताया ना कि भाई लिक्विडिटी कम है कि हम कैश नहीं मैनेज, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है? कि हम कैश को मैनेज कर सकते हैं, मतलब अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो कैश भी हो इतना, तो लिक्विडिटी से ये रहता है कि हम अपना कैश मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में कभी कभार ऐसा होता है कि कैश में नहीं होकर प्रॉफिट हमारा कभी कभार डेटर्स हो जाते हैं, तो इस वजह से कैश मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गुड सकता है। गुड गुड गुड, कहीं ना कहीं पहुंच गई सपना तुम। ठीक है, बेसिकली जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था चीज, कि आपका जब हम बात करते हैं कि भाई किसी भी फर्म की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी कम है, इसका मतलब क्या है आपका? एक्चुअल में इसका मतलब ये है आपका कि आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, जो आपका नेट प्रॉफिट, जो आपका बैलेंस शीट्स में, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, वो आपका क्या कह रहा है कि भाई नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट के अंदर आपका वो कैसे आया है? क्योंकि उसके अंदर आपका जो सेल्स है वो सेल्स क्रेडिट बेसिस पे सेल्स हुई है, यानी कि आपका जो डेटर्स है, वो आपका जो पैसा है वो डेटर्स में फंसा हुआ है।
सेल्स ज्यादा हुई है, आपने तो दिखा दिया कि भाई क्रेडिट सेल्स हुई है, तो उसको हमने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया, लेकिन एक्चुअल में आपके हाथ में तो पैसा आया नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो चला गया वो कि भाई प्रॉफिट हुआ आपको इतना और आपका ज्यादा शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके हाथ में तो आया नहीं है पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कहता है कि भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी है फर्म की, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट तो है ज्यादा, लेकिन आपके हाथ में कैश इनफ्लोज नहीं आए हैं, कैश इनफ्लो नहीं हुआ है आपके पास, लिक्विड फॉर्म में आपके पास कैश नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमें लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ही मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कि भाई आपका जो है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट्स द लेवल ऑफ कैश। इफ द मैनेजमेंट अटैचेस मोर सिग्निफिकेंस टू लिक्विडिटी देन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लिक्विडिटी यानी कि उसको वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा उसको कैश में पेमेंट रिसीव हो रही है, या वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसे कैश इनफ्लो हो। ठीक है, प्रॉफिट बेशक कम हो लेकिन हमें कैश में रिसीव होता रहे। ठीक है, तो द लेवल ऑफ कैश विल बी हाई। ठीक है, आपका अगर वो प्रेफरेंस देता है लिक्विडिटी को बजाय के प्रॉफिटेबिलिटी के, देन द कैश विल बी हाई। On the contrary, if it gives more importance to profitability instead of liquidity, यानी कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा अहमियत देता है बजाय के लिक्विडिटी के, यानी कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट तो होगा, ज्यादा शो करेगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा, लेकिन उसके पास लिक्विड फॉर्म में पेमेंट करने के लिए इतना अमाउंट में कैश नहीं होगा। ठीक है, लास्ट है क्या आता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। If the management can accelerate the collection of cash from customers, या जिसे हम कहते हैं debtors, and slow down the disbursement of cash, it can keep a low level of cash। यानी कि अगर फर्म की जो मैनेजमेंट है वो इतनी एफिशिएंट है कि वो अपने डेटर्स से तो आसानी से या जल्दी या प्रॉम्प्टली अपने कलेक्शन कर सके, और अपनी जो डिस्पर्समेंट है यानी कि जो पेमेंट है लाइबिलिटीज की, उनको वो थोड़ा थोड़ा डिले कर सके या बिल्कुल डेडलाइन तक डिले कर सके, तो उस केस में हमारा क्या है, मिनिमम कैश बैलेंस हमें चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश जल्दी हम कलेक्ट कर रहे हैं और हमें पेमेंट लेट तक, लास्ट डेट तक हम कर रहे हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट ऑफ कैश बैलेंस हमारे पास कम होगा, या कम हम रखेंगे। ठीक है, या रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, तो आज के लिए इतना ही। फिर और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स?